जिन छोटे हाथों में स्कूल की किताबें होनी चाहिए थी, उन्हीं हाथों में हथकड़ी डाल दी गई। ये था पिक्सोट, जो चाहता तो एक अच्छा इंसान बन सकता था, मगर समाज की गंदगियों ने उसे मजबूर कर दिया गुनाह और खून से भरी राह पर चलने के लिए। कहानी की शुरुआत होती है कुछ मासूम बच्चों से, जिन्हें पुलिस पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आती है। वजह ये थी कि उन बच्चों में से किसी एक पर आरोप था कि उसने एक बूढ़े जज की हत्या कर दी है। अब उस अपराध की वजह से वहां मौजूद बाकी बच्चे भी फंस गए। सभी बच्चे वैसे तो सड़क पर खेलकूद कर बड़े हुए थे, जिनका घर ही सड़क था। इन्हीं में से एक था पिक्सोटे, मात्र 10 साल का छोटा सा बच्चा, जो पूरी तरह इनोसेंट था, लेकिन किस्मत ने उसे भी इस दलदल में ढकेल दिया। कानून कहता है कि जब कोई बच्चा अपराध करता है तो उसे सीधे जेल नहीं भेजा जाता, बल्कि चाइल्ड डिटेंशन सेंटर ले जाया जाता है। इसलिए इन सबको भी वही भेजा गया। इस सेंटर की देखभाल एक हार्ड फेस वाले केयरटेकर के हाथों में थी, जिसकी आंखों में बच्चों के लिए न तो दया थी और न ही कोई इंसानियत। रात ढलते ही मुसीबत और बढ़ गई। कुछ बड़े लड़के एक छोटे लड़के को फिजिकल टॉर्चर किए। पिक्सोटे ने ये सब अपनी आंखों से देखा, और जब यह बात उन बड़े लड़कों को पता चली तो उन्होंने पिक्सोटे को भी बेरहमी से पीट डाला। अगली सुबह केयरटेकर ने सबको डांटा फटकारा, पर असलियत ये थी कि न पुलिस को और न ही इस सेंटर वालों को बच्चों की जिंदगी से कोई लेना देना था। उल्टा ये लोग भी मौका मिलते ही बच्चों पर अत्याचार करने से पीछे नहीं हटते थे। जब केयरटेकर ने पिक्सोटे से पूरी घटना पूछनी चाहिए तो उसने डर के मारे कुछ नहीं बताया। उसकी चुप्पी में डर साफ झलक रहा था। मामला यूं ही दबा दिया गया। इसी बीच एक महिला ने उसके बाल काटे, और पिक्सोटे की नजरें बार बार उस फुटबॉल खेल पर टिक जाती, जहां बच्चे खेल तो रहे थे लेकिन एक दूसरे को चोट पहुंचाने से भी हिचकिचा नहीं रहे थे। इसी दौरान उसकी दोस्ती होती है चिको नाम के लड़के से। दोनों साथ साथ बाहर घूमने निकले तो उनकी नजर पुलिस वालों पर पड़ी, जो एक ट्रांसजेंडर लड़के लिली को तंग कर रहे थे। लिली के कपड़ों और अंदाज को देखकर वे उसका मजाक उड़ा रहे थे। वही पुलिस वाले उसे इसलिए परेशान करते हैं ताकि वो उन्हें बता सके कि उस बूढ़े जज के कातिल का नाम क्या था, लेकिन लिली के पास कोई जवाब नहीं था। आखिरकार वे पुलिस वाले उसे परेशान करके छोड़ देते हैं। वही पिक्सोटे, जिसे सेटर में आए हुए 2 दिन भी नहीं हुए थे, वो अब धीरे धीरे बुलीन का शिकार होने लगा। एक लड़के ने तो उसके गिलास में थूक तक दिया। ये देखकर डिटो नाम के लड़के ने उसे समझाया कि अगर आज तुमने ये पानी पीने से मना किया तो कल ये लोग जबरदस्ती तुम्हें पकड़कर यही पिलाएंगे। यानी उसका इशारा साफ था, अगर इस जगह पर जीना है तो बड़े लड़कों की बात माननी होगी। पिक्सोटे ने ऐसा ही किया और गिलास उठाकर पी लिया। यह देख लड़का खुश हुआ। समय के साथ धीरे धीरे पिक्सोटे की जिंदगी में कुछ दोस्त भी बन गए थे, चिको, डिटो और लिली। यही लोग उसके छोटे से सहारे बन गए, जिनके साथ वह हंसता खेलता और वक्त गुजारता। एक दिन डिटेंशन सेंटर में बच्चों से मिलने के लिए उनके माता पिता बुलाए जाते हैं। उस दिन माहौल थोड़ा अलग था। चिको अपनी माँ से मिलकर नाखुश था, जबकि डिटो का हाल तो और भी बुरा था। उसकी माँ उससे मिलने तो आई, मगर डिटो उससे मिलना ही नहीं चाहता था। आखिर जबरदस्ती माँ से मिलवाया गया। उसकी माँ ने बेटे की परवाह करने के बजाय पूरा ध्यान केयरटेकर पर लगा रखा था। बेटा दुखी बैठा रहा और माँ फ्लर्टेशन में बिजी। इसी बीच वही महिला डॉक्टर पिक्सोटे से मिलने आती है। वो बड़े सॉफ्ट एक्सेंट्स में उसके अतीत के बारे में पूछती है। असल में उसका असली मकसद ये जानना था कि उस बूढ़े जज की हत्या किसने की थी, मगर पिक्सोटे के पास कोई जवाब नहीं था। इतने में केयरटेकर भी वहाँ आ जाता है। रात होते ही अचानक पिक्सोटे और कुछ बच्चों को जबरदस्ती वैन में डालकर कहीं ले जाया गया। असल योजना थी उस बच्चे को ढूंढकर खत्म करना जिसने जज का कत्ल किया था। जब असली गुनहगार नहीं मिला तो पुलिस और केयरटेकर ने उनमें से ही एक बच्चे को बीच मैदान में मार दी। ये खौफनाक मंजर देखकर बाकी बच्चे दहल उठे। इस तरह पुलिस का यह प्लान था कि वो एक दूसरे लड़के पर सारा इल्जाम डाल देंगे। फिर उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। वहाँ जज का बेटा अपीयर्ड हुआ और उसने साफ कह दिया कि फामुकी नाम का लड़का अपराधी नहीं है। पुलिस और केयरटेकर का असली प्लान था फामुकी और उसके मरे हुए दोस्त पर झूठा इल्जाम लगाकर मामला दबा दिया जाए, लेकिन जज के बेटे ने उनकी चाल नाकाम कर दी। अब सच्चाई छुपाने के लिए पिक्सोटे और बाकी बच्चों को एडल्ट जेल में डाल दिया जाता है। योजना यही थी कि बच्चों को गुम कर दिया जाए ताकि कोई सबूत बाहर न निकले, लेकिन मामला छुप नहीं सका क्योंकि फामुकी की माँ हर संडे उससे मिलने आती थी। जब इस बार उसे नहीं पाई तो उसने सीधे सीनियर ऑफिसर्स से बेटे के गायब होने की शिकायत कर दी। कोर्ट के ऑर्डर पर इन्वेस्टिगेशन टीम डिटेंशन सेंटर पहुंची। ये देखकर दोनों घबरा गए। उन्होंने पिक्सोटे और बाकी बच्चों को जल्दी जल्दी वापस सेंटर में भेज दिया, मगर वहाँ उनकी हालत बहुत बुरी थी, खासकर फामुकी की। उसकी तबीयत बिगड़ चुकी थी। केयरटेकर ने चालाकी से उसे बिस्तर पर लिटाकर बीमार दिखा दिया ताकि जब ऑफिसर आए तो मामला दब जाए। इस तरह जब ऑफिसर आता है तब केयरटेकर उसे किसी तरह से कुछ ठीक दिखाकर उन्हें वापस भेज देता है। अधिकारी को जब मालूम चला कि फामुकी का तबीयत खराब है, इसलिए वो उसका हेल्थ रिपोर्ट देखने के साथ साथ उससे बाद में बातचीत भी करना चाहता था। वही दूसरी ओर पिक्सोटे अब धीरे धीरे बदलने लगा था। उसने यहाँ पर इतनी नफरत और बेरहमी देखी थी कि उसके दिल में बस एक ही ख्वाहिश बची थी, यहाँ से भाग निकलने की। इस बीच फामुकी की हालत इतनी
खराब थी कि डॉक्टरों को रिपोर्ट बनानी पड़ी। सबको उम्मीद था कि अब सच सामने आएगा, मगर करप्ट डॉक्टर्स ने रिपोर्ट में उसे नॉर्मल बता दिया। उस रात जुल्म से टूटा हुआ फामुकी अंदर ही अंदर हार मान गया और उसने सुसाइड कर ली। सुबह जब यह खबर फैली, केयरटेकर और बाकी पुलिस वाले सदमे में रह गए, क्योंकि वही फामुकी था जिसके कारण वे सब इतनी बड़ी मुसीबत में फंसे थे। अब जब वो मर चुका था, उन्हें पता था कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे कभी वापस नहीं लाया जा सकता। जब ये सब बातें हो रही थी, पिक्सोटे चुपके से सब सुन रहा था। अगले ही दिन खबर आई कि केयरटेकर और बाकी अधिकारियों ने खुद को बचाने के लिए फामुकी की लाश को सड़क पर फेंक दिया। फिर मीडिया के सामने झूठ बोला गया कि फामुकी की मौत उसके ही एक साथी कैदी से झगड़े की वजह से हुई। इस झूठे एक्यूजेशन का निशाना बना वही ब्लैक लड़का। सुनकर वह घबरा गया और गुस्से में सब पर हमला करने लगा। उसे समझ आ गया था कि असल में केयरटेकर और पुलिस ने अपनी वर्दी बचाने के लिए उसे बलि का बकरा बना दिया है। केयरटेकर ने किसी तरह उसे समझाया, खबर जल्द ही मीडिया से दब जाएगी और जब तुम 18 साल के हो जाओगे तब तुम्हें बाहर भेज दिया जाएगा। पर सच्चाई कुछ और थी। उसी रात गुपचुप तरीके से उस ब्लैक लड़के को मार डाला गया। उसकी मौत से सबसे ज्यादा टूटी लिली, क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। गम और गुस्से में सेंटर के बाकी बच्चे भी भड़क उठे। सबने मिलकर पूरे सेंटर में आग लगा दी। हालांकि थोड़ी देर बाद पुलिस ने हालात काबू में कर लिए। एक सीनियर ऑफिसर को जांच के लिए भेजा गया। उसने बच्चों से पूछा कि उन्होंने ये सब क्यों किया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। सबको पता था कि यहाँ के हर अधिकारी बिके हुए हैं। अगर उन्होंने सच्चाई उंगली तो उनकी जान भी जा सकती है। फिर वही ऑफिसर लिली से मिलने गया, क्योंकि उसे लगा कि लिली अपने मरे हुए प्रेमी के बारे में कुछ बताएगी, मगर लिली ने भी जुबान बंद रखी। उसकी तबीयत पहले से ही बिगड़ी हुई थी, इसलिए उसे रेस्ट रूम में भेज दिया गया। रात गहरी अंधेरी होने लगी। लिली ने देखा कि कई बच्चे खिड़की के पास इकट्ठा होकर भागने की योजना बना रहे थे। उसने बिना देर किए फैसला किया कि वो भी इस नर्क से निकल जाएगी, और इस तरह पिक्सोटे, लिली, चिको और डिटो सब साथ मिलकर डिटेंशन सेंटर से भाग निकले। अब उनके सामने एक नई जिंदगी थी, पर मुसीबत ये थी कि उन्हें कोई काम नहीं आता। खाने पीने और जीने के लिए उन्होंने सड़क पर घूम रहे लोगों को पीटना और लूटना शुरू कर दिया। धीरे धीरे इन चारों बच्चों ने खुद अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था। अब उनकी दुनिया बस चोरी, लूट और मारपीट तक सीमित हो गई थी। इसी दौरान लिली और डिटो एक दूसरे के काफी करीब आ गए। यहीं पर उनकी मुलाकात हुई लिली के पुराने जानकार क्रिस्टल से। लेकिन क्रिस्टल ने अपनी असली इंटेंशन दिखाते हुए लिली को फिर से अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। डिटो के दिल में थोड़ी जलन तो थी, क्योंकि लिली और क्रिस्टल के बीच का रिश्ता उसे खलता था, मगर सच ये था कि डिटो क्रिस्टल के बिना ठीक से जी भी नहीं सकता था। इसलिए धीरे धीरे सबने क्रिस्टल को अपना लिया। अब वे उसी के घर पर रहते, पार्टी करते और मजे उड़ाते थे। लेकिन एक दिन हालात बिगड़ गए। क्रिस्टल ने डिटो पर नजर रखने लगा। यह बात लिली को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने तुरंत बीच में आकर क्रिस्टल को रोका। इससे वह नाराज हो गया और उसने तय किया कि अब वो बच्चों से दूरी बनाएगा। मगर उसने जाने से पहले उसने उन्हें एक खतरनाक काम सौंप दिया। उसने कहा, अगर तुम्हें पैसे चाहिए ड्रग्स बेचो। उनके थ्रू उसने एक महिला डेब्रोह तक ड्रग्स पहुंचाने का काम दिया। डेब्रोह पहले एक बार में डांसर रह चुकी थी, लेकिन असल में वो बेहद चालाक और शातिर औरत थी। बच्चों ने उसे तो सौंप दिए, मगर डेब्रोह ने तुरंत पैसे देने से मना कर दिया। कहा पैसे बाद में मिलेंगे। लिली को उसकी इंटेंशन पर जरा भी भरोसा नहीं था। उसे साफ लग रहा था कि डेब्रोह उन्हें बेवकूफ बना रही है। मगर डिटो किसी तरह कन्विंस हो गया और पैसे लिए बिना ही वहां से चला आया। अब उनके पास इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। पूरा दिन बीत गया, लेकिन वह वापस नहीं आई। आखिरकार चारों ने तय किया कि वो खुद ही उसके क्लब जाकर पैसे मांगेंगे। योजना बनी कि पिक्सोटे और चिको क्लब के अंदर जाएंगे। दोनों छोटे थे, इसलिए पुलिस की नजर में बच्चे ही लगते। अगर पकड़े भी गए तो शायद आसानी से बच निकलेंगे। दोनों क्लब पहुंचे। पहले उन्हें डेब्रोह के एक आदमी ने रोका और इंतजार करने को कहा, मगर चिको इम्पेशेंट हो चुका था। वह सीधे उसके कमरे में पहुंच गया। डेब्रोह ने उन्हें देखा और मुस्कुराते हुए बोली, थोड़ा इंतजार करो। लेकिन चिको समझ गया था कि वह सिर्फ उनका वक्त बर्बाद कर रही है। उसके इरादे साफ थे, पैसे देने वाली नहीं है। जब उसने जबरदस्ती पैसे की मांग की तो वह भड़क उठी और उन्हें वहां से निकल जाने को कहा। गुस्से में बात इतनी बढ़ गई, अचानक पिक्सोटे ने जेब से चाकू निकाला और उस पर वार कर दिया। वही डेब्रोह भी झपट कर उस पर हमला करने लगी और देखते ही देखते दोनों वही ढेर हो गए। चिको मर गया था, पर जिंदगी रुकी नहीं थी। पिक्सोटे बार बार चिको को उठाकर बचाने की कोशिश करता, पर जल्दी ही उसे समझ आ गया कि अब बहुत देर हो चुकी है। उसने दिल पर पत्थर रख लिया। चुपचाप उसके शरीर से दूर हटकर डेब्रोह के महंगे सामान, जिनमें एक बंदूक भी थी, को उठा लिया और वहां से निकल आया। उनके ग्रुप का एक मेंबर अब नहीं रहा, पर जीना था तो आगे बढ़ना ही था। वे एक सुरक्षित जगह की तलाश करने लगे जहां पुलिस का खतरा कम हो और वहां कुछ दिन चैन से रह सके। ऐसे में लिली के एक पुराने जानकार ने उनकी मदद की पेशकश की। सुरक्षा
सुरक्षित जगह और काम दोनों दिलाने की बात कही। काम हार्ड था, उन्हें किसी प्रोस्टिट्यूट औरत के साथ रहकर उसका कारोबार संभालना होगा। उस आदमी ने उन्हें सुएला नाम की औरत से मिलवाया। शुरुआत में वह बच्चों को अपने घर में रखने से साफ मना कर देती है, पर जब आदमी उसे यह भरोसा दे देता है कि बच्चे उसके सर्वेंट बनकर काम करेंगे, तो आखिरकार वह मान जाती है, उन्हें अपनी जगह दे देती है। अब बच्चे काम पर लग जाते हैं। उसी रात सुएला अपने कमरे पर एक बूढ़े आदमी को लाती है। पिक्सोटे और बाकी सब कमरे के बाहर छिपकर इंतजार करते हैं ताकि सही मोमेंट पर अपने अपने प्लान को अंजाम दे सके। जब सुएला और बूढ़ा आदमी पास आ जाते हैं तो पिक्सोटे और बाकी अचानक उनके सामने आ खड़े होते हैं और बंदूक दिखाकर बूढ़े से सारे जरूरी सामान और पैसे मांग लेते हैं। डर के मारे बूढ़ा आदमी उन्हें सब दे देता है। वे पैसों को लेकर एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं और पहली बार चुराए हुए पैसों से अमीरी जैसा फील करते हैं। थोड़ा खाना, थोड़ा नशा और थोड़ी हंसी। अगले दिन फिर वही काम करते हैं और उस आदमी को लूटकर उसकी कार की ट्रंक में बंद कर देते हैं। यह सब उनके लिए रोज का काम बन गया था, लूटना, जीना और भागना। पर सबसे अधिक बदल चुकी थी उनकी अंदर की दुनिया। अब छोटी छोटी चीजों में भी शक और जेलस होने लगे थे। सुएला और डीटो के बीच धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ने लगी। सुएला ने डीटो को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। यह बात लिली को बिल्कुल रास नहीं आई। जहां लिली डीटो को पसंद करती थी, वही डीटो बदल चुका था। अब वह दिल से कठोर हो गया था और लिली की परवाह नहीं करता। लिली ने कई बार उससे बात की, समझाने की कोशिश की कि वो सुएला और उसके करीब होने से खुश नहीं है, पर डीटो को फर्क ही नहीं पड़ा। एक दिन जब दोनों साथ में डांस कर रहे थे, लिली और पिक्सोटे ने यह सब देख लिया। लिली के लिए यह बहुत अपमान की बात थी, इसलिए वो कुछ बोले बिना चली गई। पिक्सोटे उस पर गुस्सा हुआ। उसने सोचा कि डीटो की गलती की वजह से उन्होंने अपना सबसे खास दोस्त लिली को भी खो दिया है, पर वह पिक्सोटे पर ही चिल्लाने लगा और कहने लगा कि वह लिली को लेकर भाग जाए। वह जानता था कि अब वह इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकता, इसलिए वे फिर उसी तरह के काम में लग जाता है। उसी रात एक और कस्टमर वहां आता है। पिक्सोटे और डीटो अचानक आए और पैसों की मांग करने लगे, लेकिन इस बार कुछ गलत हुआ। ग्राहक ने डीटो से डिस्प्यूट की। पिक्सोटे के हाथ में बंदूक थी, गोली चल गई। डीटो वही मर गया। इसके बाद पिक्सोटे ने गुस्से में आकर एक झटके में उस ग्राहक को भी मार दिया। इसी तरह पिक्सोटे एक इनोसेंट बच्चे से एक हार्श मर्डरर बन गया। इस तरह उसने एक और दोस्त उसने खो दिया। सुएला ने उसे गुजर चुकी घटनाओं को भुलाकर नई शुरुआत करने की सलाह दी, पर पिक्सोटे का मन टूट चुका था। वही सुएला ने उसे गले लगा लिया। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को संभालती है, उस पल में पिक्सोटे को फिर से माँ की कमी महसूस हुई, पर साथ ही उसे एहसास भी हुआ कि अब वह बड़ा हो चुका है और अपने रास्ते खुद चुनना होगा। वह अपने हाथ में रखे बंदूक को उठाकर वहां से चला गया, मानो उसने अपने अतीत का एक हिस्सा साथ में ले लिया हो। यह साफ हो गया था कि सड़क पर पला बढ़ा एक लड़का कितने भी संघर्ष और दुर्घटनाएं झेल ले, अक्सर अपराध की राह से खुद को पूरी तरह अलग नहीं कर पाता। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।